नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रवीश कुमार ने एक पोस्ट लिखा है अपने पेज पे जिसमें उन्होंने प्रदूषण की बात की है, कैलिफोर्निया के प्रदूषण की बात की है। और उस प्रदूषण की बातचीत के बीच में उन्होंने लॉस एंजल्स टाइम की एक खबर छापी है और इस खबर का जिक्र करते हुए वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं, इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि 2035 तक कैलिफोर्निया में गैस से चलने वाली यानी गैसोलीन से चलने वाली यानी कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने इस बीच में उसका भी जिक्र किया, मेट्रो में मुफ्त यात्रा का, रेल में मुफ्त यात्रा का, और उसको बेहतरीन विकल्प बताया। मैं भी उसे बेहतरीन विकल्प मानता हूं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक जो परिवहन है उसको आप सस्ता बनाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रदूषण से बचेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ हो, यानी सस्ता हो, घर के पास में हो, आराम से मिल जाए। लेकिन एक दूसरा पहलू उन्होंने जो कहा वो एक वेस्टर्न जो जियोपॉलिटिकल एजेंडा है जो बाइडेन का, अमेरिका का, उसको समझ नहीं पाए। जो तेल की, पेट्रोल की गाड़ियां बंद करके पॉल्यूशन खत्म हो जाता है, ये बात कहना चीज़ों का ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आज मैं आपको एक अलग पहलू बताऊंगा। मैं ये तो बता ही चुका हूं कि किस तरह से इससे प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह की भी आप ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं, पूरी दुनिया में वो फॉसिल फ्यूल से ही बनती है। और उस बिजली की ट्रैवलिंग और दूसरी चीज़ों को मिला लिया जाए तो आपके वाहन तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादा पॉल्यूशन खड़ा कर देती है। इसके साथ साथ जो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो बैटरियां आपकी चार्ज होंगी, गर्म होंगी और वो हीट डिस्चार्ज एटमॉस्फेयर में करेंगी ही करेंगी, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और उधर जो पेट्रोल से ऊर्जा बनने में जो हीट डिस्चार्ज होती है आपके साइलेंसर से, वो वाली हीट डिस्चार्ज बिजली घर से हो ही रही है। लेकिन आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा। आज मैं इस पे बात करूंगा कि प्रदूषण के अलावा अगर ये जो तेल है, कच्चा तेल, इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया और ख़ास तौर पे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल बंद कर दिया गया तो प्रदूषण के अलावा दुनिया और क्या क्या झेलेगी जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। वो तबाही और भी बड़ी होगी और ज़्यादा खतरनाक होगी और पर्यावरण के लिए और भी बड़ी मुसीबत होगी। वो क्या होगी, आज इसी पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। तो भैया, हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड है, पहुंचा दीजिए पैसा जो आपके पास आपकी ज़रूरत के अलावा एक दूसरा थोड़ा बचा हुआ है। जो पहले ही महंगाई के मारे हैं, जो पहले ही आर्थिक नीतियों के मारे हैं, जिनके लिए जीवन यापन मुश्किल है, वो भगवान के लिए कोई किसी प्रकार का धन हमें ना दें। ये एकदम स्पष्ट और विनम्र अपील है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस अवस्था से गुजरते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चैरिटी पहले घर से शुरू होती है। पहले अपना घर देखा जाए, फिर दूसरी चीज़ें देखी जाए। सब लोग कह रहे हैं गाड़ियां बंद कर दो, पेट्रोल डीजल की गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी हम चलाएंगे बैटरी से। चलाइए, आने वाले समय में बैटरी से जब आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का स्वरूप भी बदलने वाला है। अब एक टिपिकल गाड़ी के आगे आप ग्रिल देखने के आदी हैं, जिसके ज़रिए हवा जाती है और वो हवा जब उससे टकराती है तो इंजन को ठंडा करने का काम करती है, आपकी गाड़ी का हीटर चलाने का काम भी करती है, हीट और इंजन को गर्म करने का भी काम करती है। तो उसके लिए जो आगे जाली लगी होती है, अभी तो जो गाड़ियाँ आ रही हैं पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, उन्हीं को बदल के और बैटरी वाली चलाया जा रहा है। इसलिए डिज़ाइन में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि आप गाड़ी स्टीयरिंग से ना चला के जॉयस्टिक से चलाएं, हो सकता है कि आपकी गाड़ी गोल हो सकता है कि उसका डिज़ाइन रॉकेट जैसा हो,
हो सकता है कि आपकी गाड़ी आगे से चौकोर भी ना हो, चपटी भी ना हो, नुकीली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि अब गाड़ी में ना इंजन है, ना इंजन से जुड़ी हुई चीज़ों की ज़रूरत है। जो भविष्य की गाड़ी की बात हो रही है बैटरी से, लेकिन जब ये गाड़ी आएगी और जब ये गाड़ी चलेगी तो क्या होगा? जो बाइडेन का सपना है कि जो अरब देश हैं उनकी तबाही हो जाएगी, रूस जैसे देशों की तबाही हो जाएगी, जिनके पास में गैस है, जिनके पास में ऑयल है, क्रूड ऑयल है, तो हम दुनिया के बड़े वाले शहंशाह हो जाएंगे और इन देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। बाकी सबको तो हमने जैसे जैसे मैनेज करना कर ही लिया है। लेकिन इतना आसान नहीं है बाइडेन साहब जो आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। क्या क्या हटाइएगा, जैसे ही क्रूड ऑयल ख़त्म होता है दुनिया में, या क्रूड ऑयल पे निर्भरता कम होती है दुनिया में, किस किस चीज़ पर असर पड़ने वाला है, इसके बारे में सोचना शुरू करें। जो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक, हम सब जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ प्लास्टिक की है। ये माइक्रोफोन प्लास्टिक का है, आपके मोबाइल फ़ोन प्लास्टिक के हैं, आपकी गाड़ी के ज़्यादातर हिस्से प्लास्टिक के हैं। आप आंख घुमाकर देखिए, प्लास्टिक के बगैर जीवन नहीं है। ये प्लास्टिक भी बाई प्रोडक्ट है उसी क्रूड ऑयल से। जब डीजल और पेट्रोल बनता है तो प्लास्टिक निकलता है। सिर्फ 100 रुपये किलो, 70 रुपये भी है, 130 रुपये किलो भी है, 140 रुपये किलो भी है। सिर्फ 100 रुपये किलो में ऐसा मैजिकल मटेरियल, ये मैजिक ही है, जादुई है, जिससे दुनिया की आप हर चीज़ बना सकते हैं, जो मौका आने पर इस्पात से ज़्यादा मजबूत है, जो ज़रूरत पड़ने पर तन्य है, उसके अनंत उपयोग हैं, और सिर्फ 100 रुपये किलो में। और ये जो प्लास्टिक है, ये 100 रुपये में आपको जो मिल रही है, ये इसीलिए मिल रही है कि डीजल और पेट्रोल का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप क्रूड ऑयल ख़त्म कर देंगे तो इसको रिप्लेस किससे करेंगे? इस प्लास्टिक को लकड़ी से करेंगे तो आप पर्यावरण का खतरा समझ सकते हैं कि इतनी प्लास्टिक को रिप्लेस करने का मतलब ये है कि जंगल बचेंगे ही नहीं। अगर आप ये काम धातुओं के ज़रिए करेंगे तो पूरी धरती खोद डालेंगे। तब भी आज जितनी प्लास्टिक की उपलब्धता है उसके कारण जितनी आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी सारी धातुएं कुछ सालों में ही खत्म हो जाएंगी। प्लास्टिक इतना बड़ा वरदान है जो आपको उसी क्रूड ऑयल से मिल रहा है। आपको लगता है कि ये पेट्रोल डीजल का बाई प्रोडक्ट नहीं है, और अगर प्लास्टिक को भी आप मूल मान लें कि वो मूल उपयोग है, तो पेट्रोल डीजल फिर बाई प्रोडक्ट हो गया। यानी प्लास्टिक बनाएंगे तब भी उसमें से कुछ निकलेगा। और सिर्फ प्लास्टिक नहीं, बात प्लास्टिक पे खत्म हो जाएगी तो अधूरी रहेगी। आप हवाई जहाज कैसे उड़ाएंगे? जो टरबाइन फ्यूल है वो भी उसी से बनता है। जो लैंप का तेल कहते हैं गांव में, कोई घासलेट कहता है, कोई उसको कहता है मिट्टी का तेल, कैरोसिन, वो भी वहीं से आता है। और आपके जितने भी पेंट है ना, बाकी मैं ऑटोमोबाइल यूजर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो घर की पुताई से लेके और आपके हर चीज़ पर जो पेंट दिखते हैं, इसको घोलने, इसको बनाने का काम सॉल्वेंट से होता है और मिट्टी के तेल से होता है। और ये दोनों क्रूड ऑयल से ही आते हैं। पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाकर ही एविएशन फ्यूल बनता है, जिससे आपका हवाई जहाज उड़ता है, और भी कुछ चीज़ें मिलती। अगर आप डीजल को देखें तो दुनिया से क्या डीजल ख़त्म कर देंगे? दुनिया भर के पानी के जहाज डीजल से चलते हैं, ट्रेनें डीजल से चलती हैं, यहाँ तक कि पनडुब्बियाँ भी डीजल से चलती हैं। बड़ा हैवी जो कम्युनिकेशन है, जो कम्यूटेशन है, वो डीजल से होता है। वो डीजल की ताकत है। इससे अलग अगर आप देखें तो नैपाम होता है, जो ख़ास तौर पे हथियारों के अंदर काम आता है। और ये इतना कंडेंस और हाई डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो एक्सट्रीमली इन्फ्लेमेबल है, तेज़ी से जल सकता है, और ये बम बनाने के काम आता है। प्लास्टिक छोड़ दें, डीजल छोड़ दें, पेट्रोल छोड़ दें, मिट्टी का तेल छोड़ दें,
ईंधन भी छोड़ दें तो आप पीयू पे चले जाइए, पॉलीथीन पे। दुनिया में जहाँ पे भी आप बैठते हो नीचे आपको गुदगुदी सीट मिलती है, उसके नीचे फोम होती है और फोम पीयू से बनती है, पॉलीयूरीथेन। और वही सीट आपकी गाड़ी की सीट भी है। आपकी पूरी गाड़ी की बड़ी सीट इतना एक ढक्कन केमिकल से बन जाती है। और पीयू भी 100 रुपये लीटर के आसपास ही पड़ता है। कोई एक अगर उसमें जो 2 तरह का आता है, एक तरल आता है केमिकल फॉर्म में, वो 100 रुपये लीटर पड़ता है। एक आता है ठोस फॉर्म में, वो 150 रुपये पड़ता है, ड्रम में आता है। और आप सोचिए कितना ज़्यादा उत्पादन कर देता है और दुनिया की कितनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और ये आपको इसीलिए मिल रहा है इस दाम में, और इस तरह से मिल जा रहा है क्योंकि ये पेट्रोल डीजल बनाने के प्रोसेस में ये अलग से मिलता है। और अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो फिर से पर्यावरण के संकट खड़े होंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। पैराफिन वैक्स जिससे आप मोमबत्तियाँ बनाते हैं, पुराने ज़माने में कुछ नाव चलती थी, याद होगा, लोहे वाली, जिसमें नीचे से बत्ती लगा देते हैं। और इसके अलावा सिकाई करने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में और दूसरी जगहों पे, जैसे आप जो लगाते हैं ना बहुत कुछ चेहरे पे, इसमें पैराफिन वैक्स मिला होता है। जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं कुछ लोग, जो जेल पेट्रोलियम जेली आती है वैसलीन, वो भी पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट ही है। और अगर पैराफिन वैक्स ख़त्म हो जाएगा तो आप नेचुरल वैक्स लाएंगे पूरी दुनिया में, कितनी मधुमक्खी पालेंगे, कितनी मधुमक्खियों के छत्ते आप तबाह करेंगे। और जब इतना वैक्स निकालेंगे तो जो शहद निकलेगा उसका क्या करेंगे। और इतनी सारी मधुमक्खियाँ हो जाएंगी तो इकोलॉजी का जो पूरा बैलेंस है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ये अपने आप में चुनौती है जो आपको दिखती भी नहीं है। आपको कार का जब पॉल्यूशन दिखता है और उस पर कोई एक दुनिया का नेता अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में रोक लगाने की बात करने लगता है तो उसके जो व्यापक आयाम हैं उनको कोई देखना भी नहीं चाहता है। सिर्फ पर्यावरण के नज़रिए से देख लीजिए, आदमी की जो अफोर्डेबिलिटी है उससे तो सब कुछ बाहर हो ही जाएगा। आज जो चीज़ प्लास्टिक में आप ले लेते हैं, जो एक पीपी बजाते हैं या कुछ भी बजाते हैं, जब प्लास्टिक नहीं थी तो कितने की आपको पड़ती थी। आपके बच्चे का खिलौना जब प्लास्टिक नहीं था, हम में से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जो 70 साल के आसपास के हैं, उन्होंने उस दौर को देखा है जब सारे खिलौने इसी तरह से बनते थे। और तब आबादी कितनी कम थी, तब पेड़ भी काटे जाते थे और पेड़ भी बहुतायत से थे। अब आगे देखें आप तो फिनेफ्थलीन, दुनिया भर में जो कीटनाशक बनते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल नेफ्थलीन का है। और नेफ्थलीन के कारण ही जो आप देखते होंगे नेफ्थलीन की गोलियां हैं। और इसके अलावा बहुत सारा जब आप वो इस्तेमाल करते हैं ना बाथरूम में बदबू दूर करने के लिए, चौकोर वाला, वो भी नेफ्थलीन है। नेफ्था अलग होता है, नेफ्थलीन अलग होती है। नेफ्था होता है वो एक तरह का पेट्रोलियम जेली की ही तरह की चीज़ है वो। इसके अलावा जितनी सड़कें आपकी बन रही हैं, आपने सीमेंट की सड़कें बनाने का प्रयोग किया, लेकिन मूल रूप से जो सड़कें बनती हैं वो बिटुमिन की बनती है। बिटुमिन मतलब तारकोल, डंबर, काला वाला। उसी से लोग छत की वाटर प्रूफिंग भी करते हैं। उसी से लोग बगल वाला मकान जो है उसकी सीलन ना आ जाए तो दीवार पे पोत देते हैं। और वो जो तारकोल है वो दुनिया की धुरी है। आज दुनिया में जितना ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसी तारकोल से चल रहा है। अगर आप उसको सीमेंट से रिप्लेस करेंगे तो इतना प्रदूषण होगा जिसका कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सीमेंट बनाने की प्रक्रिया एक खास तरह का पत्थर होता है। इस पत्थर को आग से भून कर तैयार किया जाता है सीमेंट। बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाला एक प्लांट है। और इस पूरे काम को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आप सड़क तो सीमेंट से बना भी नहीं पाएंगे। इतना सीमेंट लाएंगे कहाँ से क्योंकि वो एक प्राकृतिक पदार्थ से बनता है, उसकी एक सीमा है, बहुत ज़्यादा नहीं है धरती पे जो सीमेंट बनाने वाले पत्थर हैं। कब तक उन पहाड़ों को खोदते रहेंगे आप। तो आप ये समझिए कि आपकी सड़कें भी अगर हैं उसी से बनी। और एक बात मान के चलिए, मैं सीमेंट वाली सड़कों पे भी चलता हूँ, सीमेंट वाले एक्सप्रेस वे भी चलाऊँ और मैं इस बिटुमिन वाले पे भी चलाऊँ। जब आप लखनऊ जाते हैं ग्रेटर नोएडा से तो पहले आपको जो एक्सप्रेस वे पड़ता है वो पूरा का पूरा सीमेंट का बना हुआ है, उसके बाद वाला तारकोल का है।
तो जब आप सीमेंट वाले पे चलते हैं तो अंदर ऐसी आवाज़ होती है अजीब सी गाड़ी के, जिसको झेलना मुश्किल होता है। उधर जाते हैं तो साउंडलेस। तो ये एक फ़र्क है, लेकिन जो भी है आपको विटामिन की उपलब्धता करीब करीब खत्म हो जाएगी। कपड़े लत्ते जो आप पहनते हैं, आज ऐसा कोई कपड़ा नहीं है, आप 100% कॉटन भी इस कपड़े पे लिखा हुआ है, अगर वो आपने खुद नहीं बनाया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉलिएस्टर जरूर मिला हुआ है। जो हम कपड़े पहनते हैं, जो फैब्रिक पहनते हैं, जो फैब्रिक हम इस्तेमाल करते हैं, जिस फॉर्म में भी करते हैं, उसमें पॉलिएस्टर का बहुतायत इस्तेमाल होता है। आज कपड़े अगर सस्ते हैं, अफोर्डेबल हैं, हर आदमी कपड़े खरीदने की हालत में है, 100 200 रुपए में कपड़े मिल जाते हैं, तो उसकी वजह पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर भी बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल से निकलता है। अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो आने वाले समय में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचेंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे, सड़कें नहीं बचेंगी, घर के लिए कुछ सामान बनाने के लिए, सड़क पे बनाने के लिए साइन बोर्ड वाइन बोर्ड, जो कुछ भी प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं बचेगी। बचेगा क्या अगर ये पेट्रोल और डीजल ख़त्म कर देते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर ये कम भी हुआ, आधा भी हुआ, तो हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी इसको अफोर्ड भी कर पाएगी? जाते जाते बता दूं, आपके लिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज भी भारत में अपनी ज़रूरत का अमोनिया तैयार नहीं होता है। अमोनिया का उत्पादन क्रूड ऑयल से होता है, वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। अगर अमोनिया पेट्रोल की प्रोसेसिंग से जो प्राप्त होता है वो अगर नहीं मिलेगा, तो आपका जो अन्न उगाने के लिए जो आपका खाद है ना, वो नहीं रहेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे, वो श्रीलंका ने किया था पड़ोस में, खुद ही ऑर्गेनिक हो गया। कोई भी एक्सट्रीम कदम ये समझ के नहीं उठाना चाहिए कि इससे पहले दुनिया में जो लोग रहते थे वो महामूर्ख थे, हम अभी खड़े हुए हैं, सारी अकल हमको आ गई है। और जब जब दुनिया में ऐसे काम हुए हैं जिसने अपनी पूर्वजों को, अपनी पहले की पीढ़ियों को अंडरस्टिमेट किया है, उनको समझने की कोशिश नहीं की और उनका सोचा समझा दिमाग लगाया, एक तरफ रख के नए सिरे से काम करने की कोशिश की है, तबाही ही हुई है। और ये सब खेती का एक एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि ये अमोनिया नहीं मिलेगा। जब भाई साहब आप बिजली बनाओगे ना, सोलर फार्म बनाओगे, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, ये बाइडेन ने दस्तखत कराए थे मोदी जी से, तो सोलर फार्म बनेंगे तो खेत के अंदर बनेंगे, उस खेत के अंदर बनेंगे जिसके अंदर आपकी रोटी उगती है, जिसके अंदर गेहूं उगता है, जिसके अंदर दाल उगती है, जिसके अंदर चावल उगता है, उस खेत में बिजली उगेगी। ब्रिटेन के साथ में साइन करके आए हैं, वन अर्थ वन ग्रिड, यानी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बिजली उगाएंगे खेतों में और आपको भेजेंगे और वहाँ पे आप उस बिजली को खरीद के उसकी ऐश करना, क्योंकि आपके यहाँ पे धूप आती नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं बनती है, तो हम अपने खेत बर्बाद करेंगे आपके लिए। आज भी खाने को नहीं है, बाहर से आता है। और आज भी हालत ये है कि दाल तंजानिया से ना आए तो महंगी हो जाएगी। कुछ दिन में वीडियो बनाऊंगा, तंजानिया से दाल आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कुछ उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए हैं। अब उनके साथ लेन देन समझदारी से करने की सलाह दे दी गई है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अब तंजानिया को भारत जो है उससे ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। तो अरहर की दाल जो है, आपको लगता है ना कानपुरी अरहर खा रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र तुअर है, ये उसमें बहुत कुछ तंजानिया की दाल भी होती है। खैर जो भी है, धरती गोल है, अगर आप एक चीज़ को छुएंगे तो बाकी सब पे असर पड़ता है। इसलिए पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया कि इस देश के बुद्धिजीवियों को सबको पता होना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि पढ़े लिखे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं कि ये किस फैसले के कितने सारे पहलू हैं, कितने सारे एस्पेक्ट हैं, और ये इतना सरल नहीं है ये एक फ़ैसला करना, इस तरफ बढ़ जाना। पेट्रोल और डीजल के अगर विकल्प खोजने हैं, समझदारी से, समयबद्ध तरीके से कई सालों का एक पूरा प्रयास होगा, तब जाकर आप इसके विकल्प खोज सकते हैं। लेकिन आपको इसके विकल्प खोजने हैं तो कई डायरेक्शन में खोजने पड़ेंगे। कभी आपको प्लास्टिक का खोजना पड़ेगा, तो कभी पीयू का खोजना पड़ेगा, कभी आपको अमोनिया का खोजना पड़ेगा, तो कभी आपको नेफ्था का खोजना पड़ेगा, कभी आपको पैराफिन वैक्स का खोजना पड़ेगा, अलग अलग जगहों से।
और फिर सोचना पड़ेगा कि दुनिया को कैसे चलाया जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कठिन है डगन प्रगट की, एक झटके में ये कह देना सब मूर्ख हैं, मैं ही अक्लमंद हूँ, बहुत आसान होता है। लेकिन हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं, अगर उनको देखें तो मैं दुनिया में हर आदमी नासमझ है। अगर वो पूरी दुनिया को देखने के बाद अपनी तरफ देखे, और दुनिया में हर आदमी बहुत अक्लमंद है अगर वो खुद को देखे और दुनिया को ना देखें। नमस्कार, जय हिंद।